प्यार में प्यार। कैसे हैं आप लोग? झकास। और जो चुपचाप बैठे हो कैसे हैं? झकास। सभी का ठेका आपने लगेगा। चुप चुप रहने वालों की प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी होती है। क्या बोला मैंने? रिपीट द पॉइंट। चुप चुप रहने वालों की थोड़ी प्रॉब्लम बड़ी रहती है। जब कोई नाराज होता है तो चुप रहता है, लेकिन नाराज तभी होता है जब प्रॉब्लम होती है। ठीक कह रहा हूं मैं? तो आज जो चुप है, क्या मैं समझ लूं ऐसा कि तबीयत उनकी खराब है? नहीं, बोलना जरूरी है। अब बोलते नहीं हो तो शंका के घेरे में आते हैं। मेरी अपलाइन ने कहा कि जो चुप रहता है उसके जीवन में संकट आता है। जो चुप रहता है वो लोगों के जीवन में भी संकट लाता है, और जो चुप रहता है इस सृष्टि के लिए भी संकट होता है। ये बात मेरी अपलाइन ने 23 साल पहले बताई थी। तो मैंने अपनी अपलाइन से पूछा, उस समय मैं बहुत बहसबाजी करता था अपलाइन से, और मैंने कहा साबित करके बता। क्या बोला? तो मेरी अपलाइन ने मुझे साबित करके बताया कि अभी अगर हॉल में, इस हॉल में अगर कोई पुलिस वाला आ जाए और बोले, तो जिसने नहीं की वो बोलेगा मैंने नहीं की, और जो चुप रहेगा शंका उसी के ऊपर होगी कि नहीं होगी। यानी चुप रहने वाला जीवन में संकट हमेशा लेकर आता। तुम घर पर जाओ और तुम्हारी बीवी एकदम चुप है, तो समस्या कम होने वाली है कि बढ़ने वाली है? तो चुप रहने वाला जीवन में संकट भी लेकर आता है। पूरी मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि शरीर के हर अंग में कैमरा डालकर देखा जा सकता है कि शरीर में क्या चल रहा है। लेकिन पूरी दुनिया का एक भी वैज्ञानिक इस बात के आसपास भी नहीं पहुंचा है कि एक आदमी सोच क्या रहा है। हेलो, कुछ भी सोच सकते हैं। बैठे हैं यहाँ पर अपनी प्रेमिका के बारे में सोच सकते हैं। बैठे हैं यहाँ पर प्रेमी के बारे में सोच सकते हैं। बैठे हैं यहाँ पर भैंस के बारे में सोच सकते हैं। बैठे हैं यहाँ पर खेत के बारे में सोच सकते हैं। बैठे यहाँ पर है कुछ लोग थाईलैंड भी जाकर आ जाते हैं, क्योंकि ये सोच भाई बड़ी चंचल होती है। और एक जगह पर रहते हुए हम सैकड़ों विषयों के बारे में सोच सकते हैं, और ये ताकत पूरी पृथ्वी पर केवल इंसान के पास है। सोचना। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो जब हम ये सोचते हैं तो पता कैसे चलेगा सामने वाले? और इसलिए भगवान ने हमें जबान दी है कि बेटा तू सोचकर तू ही बता दे कि क्या सोच रहा है। और जो चुपचाप है मैं उनसे यही पूछ रहा हूं, बताओ ना क्या सोच रहे हो आप? इतना मत सोचिए। चुप इसलिए है क्योंकि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये बात मुझे पता है। आप मना करो, जो बोल रहे हैं ना झकास बिंदास मजा आ रहा है, उनके जीवन में भी समस्या है। और जो नहीं बोल रहा है उसके जीवन में हो सकता है थोड़ी ज्यादा, लेकिन समस्या तो है। और ये भारत सरकार बार बार बताती है, जितने भी प्रधानमंत्री आते हैं लाल किले से एक ही बात बोलते हैं, भाइयों और बहनों मुझे पता है कि समस्याएं बहुत ज्यादा है, मैं ठीक कर दूंगा। 70 साल से सारे प्रधानमंत्री यही बोलते हैं, और हम इतने भोले आदमी हैं, हम सोचते हैं हमारी प्रॉब्लम प्रधानमंत्री ठीक करें, और हम कुछ नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री न किसी की समस्या दूर कर पाया है, न कर पाएगा। आपके चैलेंज आप ही को दूर करने पड़ेंगे, और चैलेंज होते नहीं भाई, हम मान लेते हैं। थोड़ा सोचो ना, ये जीवन की सारी समस्याएं इसलिए आ रही है क्योंकि हम जिंदा हैं। हेलो, तो समस्याएं खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। कोई मरना चाहता है? नहीं। ये समस्या तो इसलिए है क्योंकि जिंदा है। मरे हुए को कभी आई? इतना मस्ती से लेट के जाता है। तुम साला छाती पीटो, कुछ भी करो, उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई।
जिंदा रहोगे तो कुछ न कुछ होगा। आंखें खुली रखोगे तो मरते हुए भी देखना पड़ेगा, पैदा होते हुए भी देखना पड़ेगा, खुशी भी देखनी पड़ेगी, गम भी देखनी पड़ेगी, ज्यादा बारिश भी देखनी पड़ेगी, अकाल भी देखना पड़ेगा। लेकिन मजे की बात है, जिंदा रहोगे तब तक ही देख पाओगे। कोई मरना चाहता है? रोज भगवान के 2 अगरबत्ती एक्स्ट्रा लगाओ और बोलो कि समस्या कम लग रही है तो 2-4 और भेज दो, मारना नहीं। जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। समस्याएं वगैरह कुछ होती नहीं है, हम मान लेते हैं ये समस्या। और हर आदमी का एक पॉइंट है। एक आदमी के कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो बहुत समस्या थी, और एक आदमी की समस्या थी ज्यादा हो गई। तो कौन सी समस्या है? बच्चा ये आपने मान लिया 2 पे होगी कि 3 पे समस्या होगी कि 4 पे समस्या होगी, आपने मान लिया। जहां पर मान लेते वो समस्या थोड़ी होगी। एक आदमी का बच्चा पढ़ नहीं रहा था तो बहुत समस्या थी, और एक आदमी की समस्या ये थी कि बच्चा पढ़ने के अलावा कुछ करता ही नहीं। अब कौन सी समस्या हो जाती? इसलिए मेरे भाई, जीवन में चैलेंज तो आएंगे, लेकिन इन चैलेंजों का सामना हम कैसे करें? पहला पॉइंट, आएंगे तो सही, रोकना आपके हाथ में नहीं। अभी मोदी जी ने नोटबंदी का संकट पैदा किया, आपके हाथ में था क्या? वो तो भगवान की जिसने पूजा की उसके लिए भी नोटबंदी थी। समझ लो मेरी बात। तो जिंदा रहोगे तो नोटबंदी देखनी पड़ेगी। संकट सभी के जीवन में आएंगे, लेकिन जो छाती पीट पर कर रोएंगे, ठीक कह रहा हूं? अब तो मुस्कुराओ। समझते भी हो आप सब लोग। भाई साहब, में झारखंड और बिहार में जो लोग ना जिद्दी है, जो चाहते हैं वो मांग लेते हैं, है ना? नहीं दो तो जबरदस्ती ले लेते, जबरदस्ती ले लेते। एक आदमी का मुझे कहा आशीर्वाद दो, तो मैंने कहा हाँ आशीर्वाद है। उसने कहा नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ के अपने सिर पर डाल दिया, जबरदस्ती दूंगा आशीर्वाद। मैंने कहा ये क्या तरीका हुआ यार, मेरे को डिसाइड करने देना। उसने खुद ही हाथ पकड़ के मेरे सिर पर रखा। मतलब बहुत जिद्दी किस्म के लोग हैं यहाँ पर, जो ठान लेते हैं वो कर ही लेते हैं। मुस्कुराओ यहाँ थोड़ा, टेंशन मत रखो। जीवन में चैलेंज है, आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, प्रधानमंत्री के अलग है, सबके होते हैं। बढ़ना आ गया क्या तो किससे पूछेंगे? 4 ऑप्शन देता हूं, आप जवाब देना। पहला आदमी जिसने अपने सर पर रुमाल बांधा हुआ है और अभी अभी आपके सामने सेरिडोन की गोली ली। दूसरा आदमी जो बार बार ऊपर देखता है, कभी खिड़की में देखता है, कुछ सोचता है, फिर आंसू टपक जाते हैं। तीसरा आदमी जो अभी अभी फोन पर किसी से झगड़ा करके गाली गलौज कर चुका है। चौथा आदमी जो सबकी तरफ देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, कोई भी सामान ले रहा है उसकी हेल्प कर रहा है। आप किससे पूछेंगे कि पटना आ गया? फिर अपनी शक्ल भी तो देखो। आप चौथे आदमी की पहले, दूसरे, तीसरे कौन से? लोग आपके नजदीक कब आएंगे? जब उन्हें लगेगा कि इससे पूछा जा सकता है, बाकी कोई नजदीक नहीं आएगा। दुनिया में सारे कामयाब आदमियों की एक ही कहानी है, लोगों ने उनका साथ दिया इसलिए वो कामयाब है। चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो। अंबानी जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों को लीड करते हैं, पता है, क्योंकि वो मुस्कुराते हुए हमेशा बात करते हैं, वो टेंशन में नहीं रहते। वो लोगों की आशाओं को जिंदा रखते हैं। 20 लाख कर्मचारी जब मुकेश अंबानी की टीम में काम करते हैं ना, तो मुकेश अंबानी उनकी आशाओं को जिंदा रखता है। और लीडर का पहला गुण है कि वो अपनी टीम की आशाओं को जिंदा रखता है, इसलिए एक भी नेगेटिव वर्ड अपनी जबान पर लाता ही नहीं। दुनिया की प्रॉब्लम का उसे पता होता है, लेकिन वो उन प्रॉब्लमों के वर्ड अपनी जबान पर नहीं लाता। आप सारे लोग मिलकर 1 महीने तक आरसीएम की क्या क्या समस्या है लिखिए। 1 महीना आपको देता हूं और आपको आश्चर्य होगा, 1 महीने में आप जितनी समस्याएं लिखेंगे, मैं 2 सेकंड में 2 और ऐड कर दूंगा। आप 1 महीने में जो नहीं कर पा रहे, हम 2 सेकंड में 2 ऐड कर सकते हैं। यानी आपसे ज्यादा समस्याओं के बारे में मुझे पता है, लेकिन मैं समस्याओं की बात इसलिए नहीं करता कि समस्या बोलने से पैसा नहीं आता।
और जहां पर पैसा नहीं आता है वहां से बात तो चाहिए। बोल काम करता हूं कितने साल लगेंगे? मैंने कहा 10-15 साल लगेंगे। वो कहा 10-15 साल के बाद तो मैं 50 साल का हो जाऊंगा। मैंने कहा तू कुछ नहीं करेगा तो भी 50 साल का ही हो जाए। तो काम करके हो जा 50 साल का कि बिना करे होना चाहता। इन दोनों बच्चों ने खोदना चालू कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि रात को वैसे भी रेस्ट तो करते ही है ना, गप्पे तो मारते ही है ना, सर्दी में आग के चारों ओर बैठकर बातें तो करते ही है ना। इन बातों को 5000 दिन तक त्यागना है और इन बातों की जगह हम पाइपलाइन खोदें। वो पाइपलाइन खोदना चालू कर दिए। लोगों ने हंसना चालू कर दिया। तुम्हारे ऊपर भी हंसना चालू हो गया होगा अगर मैं सही समझ रहा हूं। जब तुम ये टाई पहनकर बाहर निकलते हो तो तुम्हारा पड़ोसी सबसे पहले मुस्कुराता है और कहता है जाए हंसिया तेरा बाप पहुंचा रोटी पर। वो सीधी सीधी आपके ऊपर आक्षेप कर देता है। बेसिकली वो कहता है कि मेरा बाप भी नहीं पहुंचा रोटी पर, गलती से कह देता है कि तेरा बाप पहुंचा। वो खुद के लिए कहना चाहता है लेकिन कह अपने लिए। खोदना चालू हो, टुकुर 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 नियम है, खोदेंगे तो खुदेगा। रिपीट द पॉइंट। क्या बोला? और नहीं खोदेंगे तो नहीं खुदेगा। तो जो खोद नहीं रहे थे उनका खुद नहीं रहा था और जिन्होंने खोदना चालू किया उनका खुद गया। जो अपने पड़ोसी को नहीं बता रहे उनको पता ही नहीं चल रहा है और आप बताओगे तो पता चल जाएगा। बोलोगे तो सुनेगा, सुनेगा तो समझेगा। बोलना जरूरी है और उसे खोदना चालू कर दो। प्रॉब्लम आती थी, कभी कभी खोदते ही आंधी आ जाती थी, खड्डा फिर भर जाता था। तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम आई। तुम किसी को ज्वाइन कराओगे, पड़ोसी आके नेगेटिव करते। तुम्हारे साथ भी वो खोदता था, कभी कभी खोदता था तो गाय भैंस का झुंड आ जाता था और वो उस मिट्टी को फिर दबा देता था। तुम्हारे साथ भी होगा। तुम किसी को ज्वाइन कराओगे, दूसरी कंपनी का आदमी आकर उस आदमी को ज्वाइन करा देगा। वो प्रॉब्लम सब उसके साथ थी, वो प्रॉब्लम सब आपके साथ भी होने वाली। लेकिन उसने एक ही बात सोची कि खोदूंगा तो खुदेगा और खोदता ही खोदता गया। जब लोग उसके बारे में भूल ही गए ना तब उसकी पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। और उस किताब का नाम द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। जब पाइपलाइन कंप्लीट हो गई, दीदी ये चेयर मुझे चाहिए, आप वहां बैठ जाइए थोड़ी देर। ये आपकी चेयर मुझे दे दीजिए। ये बहनी यहाँ जाओ, ये सोफा देखिए आगे, ये आपके लिए सोफा इधर इधर इधर। ये देखिए सोफा पूरा खाली करा, यहाँ बैठो। देख गांव के चौराहे पर उसने एक चेयर लगा दी क्योंकि पाइपलाइन कंप्लीट हो गई और गांव में एक बोर्ड लगा दिया। बोर्ड पे लिखा, भाई और बहनों, अब आपको 1 पैसे देकर चौराहे पर आकर पानी लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके गांव में मेरी नई कंपनी चालू हुई है जिसमें आपको 5 पैसा महीने का जमा कराना है। 5 पैसा महीने का जमा कराना है। मेरी कंपनी में अकाउंट खुलवाना है, वैलिडिटी है 30 डेज। 5 पैसा महीने का जमा कराओ और अनलिमिटेड पानी ले जाओ। क्या बोला? एक ही दिन में गांव के 100 बच्चे बेरोजगार। एक सिस्टम आया और सब पर भारी चला गया और ये चक्रव्यूह बार बार तुम्हारी आंखों के सामने भी घूमता है। तुम्हें पता नहीं है तो याद दिला दूं, 30 साल पहले एसटीडी पीसीओ का बिजनेस टॉप पे था। मोबाइल आया, एसटीडी पीसीओ ही गायब हो गए। 30 साल पहले पेंटर का बिजनेस टॉप पे था, फ्लेक्स मशीन आई, पेंटर ही गायब। 30 साल पहले नौकरियों में सबसे ज्यादा नौकरियां बैंक के कैशियर की होती थी। एटीएम मशीन आई, कैशियर ही गायब। 30 साल पहले मजदूरों का बोलबाला था। बड़े बड़े ताजमहल तक मजदूरों के द्वारा बनाए जाते थे। फिर एक जेसीबी मशीन आई, 100 मजदूरों का काम करने लगी। कब इंतजार करते रहोगे? क्योंकि अगले 5 सालों में इस पृथ्वी से ड्राइवर गायब हो रहे हैं। हेलो, नोट द पॉइंट। इस पृथ्वी से ड्राइवर क्या होता है? वर्ड ही गायब हो जाए।
क्योंकि ड्राइवर लेस एक्सीडेंट प्रूफ कार आएगी नहीं, आ गई है। कार के नीचे लिखा है एक्सीडेंट करके बताओ 1 करोड़ का इनाम पाओ। तुम एक्सीडेंट करना चाहो तो वो कार नहीं करती, उसमें ऐसे रीयूजेबल बलून लगे। तुम जिस काम को करते हो वो काम सृष्टि पर रहेगा कि नहीं रहेगा वो ही तुम्हें पता नहीं। थोड़े दिन तक कहा गया कि इंजीनियर बनेंगे तो काम चलेगा, इंजीनियर ने रोबोट बना दिया और आज बड़ी बड़ी कंपनियों में कार भी रोबोट बना देता है, आदमी की जरूरत ही नहीं। 5G टेक्नोलॉजी के साथ बताया जा रहा है कि रोबोटिक इमरजेंसी थिएटर चालू होने वाले हैं पूरी दुनिया में, जिसमें यहां पर बैठे बैठे अमेरिका का डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन कर देगा। यानी रोबोट को जैसे जैसे कमांड देगा रोबोट ही तुम्हारा ऑपरेशन कर देगा। तुम किस इंजीनियरिंग की बात करते हो, तुम किस मेडिकल साइंस की बात करते हो, तुम किस पढ़ाई की बात करते हो, तुम किस बिजनेस की बात करते हो, वो बिजनेस रहेगा कि नहीं रहेगा वो पृथ्वी पर पता ही नहीं। लेकिन फिर भी ये RCM और डायरेक्ट सेलिंग क्यों चलेगा? क्योंकि RCM और डायरेक्ट सेलिंग इंसानों पर निर्भर है और जब तक इंसान पृथ्वी पर है तब तक RCM चलता रहेगा। फड़क बदल जाएंगे। अभी हो सकता है आटा दाल चावल आते हो सकता है कि 100 साल बाद हम आटा दाल चावल खाएंगे, उस समय उसके इंजेक्शन आ जाए। अभी पिज्जा खाने जाना है, बाद में पता चला कि पिज्जा का इंजेक्शन आ जाए। पिज्जा खाने की इच्छा है तो इंजेक्शन लगा लो। यही तो हो सकता है, मैं तो कल्पना कर रहा हूं। शादी में जाएंगे ना तो शादी में खाना नहीं होगा, एक कंपाउंडर होगा और एक जिसकी शादी हुई वो होगा। वो कहेगा नमस्ते, ये सर हमारे बहुत मित्र प्यारे हैं, इनको लंच का इंजेक्शन लगाओ, वो लंच का लगा देगा। फिर थोड़ी देर बाद मामा जी आएंगे, वो कहेंगे मेरे मामा जी है, सगे मामा जी, इनको ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों का एक साथ लगा दो। मैं तो कल्पना कर रहा हूं। लेकिन अगर इंजेक्शन खाएंगे तो हम ताकि इंजेक्शन ले आएंगे RCM के अंदर। आप क्यों चिंता करते? इंसान जब रहेंगे तब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब क्या हुआ? बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। बहुत आदमी शायद कुशल बैठे हैं, आपको क्लिनिक में जाओ, अपने दिमाग का CT स्कैन करवाओ, गारंटी के साथ कोई न कोई गड़बड़ निकलेगी, क्योंकि इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं। वाइटल लेवल की एक्सेलरेशन 3 महीने में 2 महीने मेंटेन करने से आपको सेलिब्रेट किया जाएगा भीलवाड़ा। भैया हंगामा मचा दो। ये महीना आ रहा है मार्च का, ये मार्च में देवगढ़ से सबसे ज्यादा पीने निकलनी चाहिए। अगर ऐसा दावा अगर आप करेंगे होगा का माहौल का बिजनेस। आप सब लोगों को जाकर पड़ोसी को प्लान बताना है, माने या ना माने उस पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी है। दिमाग म्यूजियम रखने वाला हो सकता है उसके पास, और फिर दिमाग की कमी नहीं है दुनिया में, उसको बोलने दो, तुम्हारा काम है बताना। और कितने लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ये सब लोग एक साथ बताना चालू कर दे तो अगले 3 महीने में पूरे देवघर में बाहर आ जाएगी RCM बिजनेस की। बताइए, समझ में आ रहा है आपको? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब स्पीकर यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे की मीटिंग चलेगी, 2 घंटा 10 मिनट तो मैंने ही बात कर दी। और मैं बहुत खुश हूं कि आप यहाँ के लोग कितने जोरदार हैं। एक आदमी उठकर नहीं गया, और जो किसी वजह से उठकर जा रहा था वो वापस वहीं पर आकर बैठ रहा था। और मजे की बात यह है कि आपकी आंखें छोटी छोटी है लेकिन आपके सपने बहुत बड़े बड़े। ये बड़े बड़े सपने ही बड़ा बड़ा काम कराएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के CTO, लोकल होस्ट कौन है यहाँ के? सोनू जी, लोकल होस्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा हॉल किया, बहुत अच्छी तैयारी की, और जिस तरह से आपने पूरा अरेंजमेंट किया, सोनू जी के लिए खतरनाक तालियां बजनी चाहिए। क्योंकि ये पर्दे के पीछे वाले लोग हैं, आप तो मीटिंग में आ गए, तालियां बजा के चले गए, लेकिन एक आदमी है जो 3 महीने पहले से ही इसकी तैयारियां चालू कर दिया। उसने हॉल आके बुक करा दिया, अपनी जेब से पैसे दे दिए, कोड खरीद के लाके आ गया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, और लगातार 3 महीने से एक काम करता जा रहा है। तो ये तालियां जो आपने बजाई बड़ी धीरे है।
बहुत बहुत धन्यवाद। औसत जी का, सुबोध जी का, सरवण जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि 1-1.5 साल पहले जब मैं इनके साथ प्योर पर्दा जुमाई की मीटिंग थी, तब इन्होंने वादा किया था मेरे से कि मीटिंग दे दो, तो मैंने इनको टालने के लिए कहा 1.5 साल बाद की मिलेगी। मैंने कहा ये मना कर देंगे, तो इन्होंने कहा नहीं 1.5 साल बाद की दे दो। आज इसी वजह से ये एक फंक्शन और एक सेमिनार यहाँ पर हो पा रहा है, तो मैं अगेन बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ और सोनू जी को बुलाता हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए वो स्टेज पर आए और सभी लोगों का धन्यवाद अर्पित करें। सोनू जी आइए स्टेज पर, एक बार जोरदार तालियां बजाइए।